Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of February 2023. 15 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए अनाउंसमेंट्स हैं। पहला ये कि हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से उसमें कोर्सेज जो हमने स्टार्ट किए हैं वो सारे हैं अवेलेबल। करंट अफेयर्स का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है 2023 के रिवीजन के लिए, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने मई 2022 वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, जून का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अभी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, है ना। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कंटेंट मुझे पता है कि अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक दैट ऑल्सो, है ना। बस ये तीन चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, राइट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत? पहला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तीसरा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड चौथा है राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड कन्विक्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से इंक्लूडेड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड कॉन्विक्ट्स। जो कॉन्विक्ट्स होते हैं उनका कोई राइट्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपने देखा हो, कॉन्विक्ट अगर आप एक बार हो गए तो आपको ये नहीं बोल सकते कि आपको इक्वलिटी है समाज में बाहर रहने की, घूमने की, ये सब आप नहीं बोल सकते। दूसरा सवाल है, रिट ऑफ मैंडेमस इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट, इट कैन बी इशूड टू। इनमें से किसके लिए ये कमांड इशू की जा सकती है रिट ऑफ मैंडेमस के अंतर्गत? फर्स्ट इज इंफीरियर कोर्ट्स, सेकंड इज गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, थर्ड इज ट्रिब्यूनल्स एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट। तो आपको बताना है किसके अगेंस्ट की जा सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से गवर्नर के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, अदरवाइज सबके अगेंस्ट की जा सकती है। तो आंसर विल 1, 3 का 4, 1, 3 एंड 4 है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज करेक्ट। लेट मी टेल यू अगेन कि ये जो रिट है मैंडेमस की, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, कहाँ इशू नहीं की जाती है? तो अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ बॉडी, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट possess statutory force, third when the duty is discretionary and not mandatory, then to enforce a contractual obligation, then against the president of India or the state governors, and against the chief justice of a high court acting in judicial capacity। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली नहीं इशू की जा सकती, अदरवाइज ये इशू की जा सकती है। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नंबर 1 स्टेटमेंट कह रहा है, अंडर आर्टिकल 105 द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट क्लियर्ड बाय द कोलिजियम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज in a constitutional court comes under the ambit of judicial review। अगर आपको कल का आर्टिकल याद हो जिसमें विक्टोरिया गौरी की हमने बात की थी, उसमें मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जो जिस बेंच के सामने अभी ये केस गया है, उनका ये कहना है कि भैया सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हम नहीं चेक करेंगे, हम केवल एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट चेक करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो वहीं गलत हो गया, क्योंकि सूटेबिलिटी वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में है ही नहीं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 105 ये एग्जेम्प्ट करता है कोई भी लीगल एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली, यानी कि ए विल बी द आंसर फॉर दिस। तो ये थे 3 सवाल आज के। आगे मूव करते हैं अपन और न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, जिसमें हम पहले पीआईबी की और दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वहाँ पे वो है, अभी 2022 में एक मीटियोरॉइड था जो कि गिरा था कहाँ पे, ओवर 2 विलेजेस इन बंसकठा गुजरात। बंसकठा गुजरात आपको जगह याद रखनी है, और वहाँ पे एक मीटियोरॉइड गिरा था। एंड नाउ दिस मीटियोरॉइड्स एनालिसिस, इसका जब एनालिसिस किया गया तो इसमें रेयर यूनिक स्पेसिमेन ऑब्राइट का मिला है, ऑब्राइट, ठीक है ना। और इसको नाम दिया गया है दियोदार मीटियोराइट। इट इज द नेम इज गिवन एज दियोदार मीटियोराइट। तो अगर आपसे कोई पूछे पहला क्वेश्चन कि ऑब्राइट कहाँ मिला है, तो अभी वो मिला है रिसेंटली मीटियोराइट में, और ये मीटियोराइट का नाम क्या रखा गया है? तो दियोदार मीटियोराइट इसका नाम रखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए ऑब्राइट होता क्या है, व्हाट इज ऑब्राइट, व्हाई इट्स डिस्कवरी सच अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑब्राइट जो होते हैं, दे आर कोर्स ग्रेन्ड igneous rocks and they are formed in oxygen poor condition। ये ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में बनते हैं ये मीटियोरॉइड्स, कोर्स ग्रेन्ड igneous रॉक से बनते हैं। एंड दे कंटेन अ वेराइटी ऑफ एक्सोटिक मटेरियल्स दैट आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ। तो बेसिकली ये फेमस क्यों है? बिकॉज दे कंटेन अ वेराइटी ऑफ एक्सोटिक मटेरियल्स विच आर नॉट फाउंड ऑन द अर्थ। वो अर्थ में नहीं मिलते, वो ऑब्राइट में रहते हैं।
Scientists are yet not sure about the origin of these aurites, but some signs indicate that they could be from the asteroid 3103 Eager or from a planet Mercury. तो उनका ये कहना है, साइंटिस्ट का पता नहीं है, उनका कहना है कि एक एस्ट्रॉइड हो सकता है, या तो उनका सोर्स ईगर नाम का एस्ट्रॉइड है EGER, या फिर एक जैसे प्लैनेट है मरकरी, वहाँ से हो सकता है। अब रिसेंटली जो ऑबराइट मिला है उसमें ऑर्थोपायरोक्सिन पाया गया है। जो कंपोजिशन है रिसेंटली जो ऑबराइट मिला है दियोदार मीटियोराइट जो है उसमें जो मिला है ऑबराइट, उसका नाम वो है ऑर्थोपायरोक्सिन, ठीक है ना। अब पायरोक्सिन्स क्या होते हैं? पिरोक्सिन्स बेसिकली सिलिकेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल चेन्स ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा, ठीक है ना। तो दे आर बेसिकली सिलिकेट्स कंटेनिंग सिंगल चेन्स ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा, एंड पिरोक्सिन्स सच एज डाइऑक्साइड एंड जेडाइट दे हैव बीन यूज्ड एज जेम्स। तो ये कई पिरोक्सिन्स ऐसे हैं जो जेम्स के रूप में भी यूज किए गए हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स which are important. I hope you got clarity regarding that. अब सेकंड जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग साइक्लोन गैब्रियल। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक साइक्लोन था गैब्रियल नाम का, which has hit the न्यूजीलैंड कोस्ट and caused severe damage, heavy rains, floods and landslides, ठीक है ना। and it has the government of न्यूजीलैंड has declared it as an emergency, नेशनल इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया है साइक्लोन गैब्रियल को। कैटेगरी 3 साइक्लोन है ये, इट इज अ कैटेगरी 3 साइक्लोन, तो दैट इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये मैं आपको आपके NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि साइक्लोन की कैटेगरी क्या है और वो कैटेगरी किसके बेसिस में, तो दैट इज एक्चुअली विंड स्पीड के बेसिस में। तो कैटेगरी 1 तब होता है जिसमें 120 to 150 की विंड स्पीड हो, या ये डैमेज जो होता है वो मिनिमल होता है। 150 180 के बीच में कैटेगरी 2 आता है जिसमें मॉडरेट होता है। कैटेगरी 3 में 180 to 210 स्पीड होती है, जो कि इसमें किलोमीटर पर आवर्स में है ये 180 to 210, जो कि एक्सटेंसिव डैमेज होता है। कैटेगरी 4 210 to 250 होता है जिसमें एक्सट्रीम डैमेज होता है। एंड कैटेगरी 5 जो कि 250 एंड अबव होती है उसमें कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल। तो ये मैं आपको न्यूजीलैंड का मैप एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो आप सबको पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो कि ऑस्ट्रेलिया की जस्ट नीचे सी ऑस्ट्रेलिया अगर है और यहाँ पे तस्मान सी है तो ये न्यूजीलैंड है। दिस इज़ हाउ दे आर लोकेटेड, है ना। पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड का अगर आप पार्ट देखें तो इस तरीके से कुछ इसका शेप है ना, ये प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखो ऑकलैंड, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ बता दूँ, ऑकलैंड हो गई, टोरंगा हो गई, हैमिल्टन हो गई, बहुत फेमस सिटीज़ हैं ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन हो गई, क्राइस्ट चर्च हो गया, ड्यूनेडिन हो गया, ठीक है ना। ये सारे इसके बहुत फेमस सिटीज़ हैं कुछ, ठीक है ना। अब इसका जो फिज़िकल फीचर्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर आप बीच में देखो तो सदर्न एल्प्स दिखता है। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदर्न एल्प्स कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि एल्प्स वैसे यूरोप में भी है, तो अगर एल्प्स में कंफ्यूज करना चाहे UPSC तो आपको सदर्न एल्प्स दे करके कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सदर्न एल्प्स याद रखना कि ये न्यूजीलैंड में है, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुक स्ट्रेट आपसे पूछ सकता है, कुक स्ट्रेट कहाँ पर है। तो ये बेसिकली ये जो न्यूजीलैंड के भी 2 पार्ट हैं उन दोनों को बीच में डिवाइड करता है कुक स्ट्रेट, ठीक है ना। तो उसको ज्वाइन करने का काम किसका है, कुक स्ट्रेट का है। तो यहाँ पे आप कुक स्ट्रेट याद रखेगा। पेगासस बे, यहाँ पे पेगासस बे आपको दिख रही होगी, पेगासस बे आप याद रखेगा, दैट इज अगेन नथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आपको कुक स्ट्रेट बता दिया मैंने, पेगासस बे बता दिया, साउथ पैसिफिक ओशन का पार्ट है। यहाँ पे आपको फोवो स्ट्रेट भी दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको फोवो स्ट्रेट भी दिख रहा होगा। तो फोवो स्ट्रेट भी बिल्कुल लास्ट में स्टुअर्ट आइलैंड के पास है। स्टुअर्ट आइलैंड भी आप याद रखेगा कि ये न्यूजीलैंड का सदर्न मोस्ट पार्ट है, स्टुअर्ट आइलैंड, ठीक है ना। फोवो स्ट्रेट और अब पार्ट के बे ऑफ प्लेंटी आपको दिख रही होगी, बे ऑफ प्लेंटी यहाँ पे है। हौराकी गल्फ यहाँ पे है। बे ऑफ प्लेंटी याद रखना है, बे ऑफ प्लेंटी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। एंड हॉक बे भी यहाँ पर है, वैसे हॉक बे, बट ठीक है, इतना चीज़ अगर आप याद रखते हैं, दीज आर मोर देन इनफ। अब अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग मीरा। मीरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है रिसेंटली G20 के प्रेमाइस में इंडिया प्लान कर रहा है टू प्रपोज टू लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव मीरा, MIIRA। इंडिया ये लॉन्च करना चाहता है। अब ये मीरा जो इनिशिएटिव है ये काहे के लिए रहेगा, इट विल बी अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू इनकरेज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मीरा
इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहती है। अब मिलेट्स आप सबको पता है दे आर सीरियल्स सच एज सोरघम यानी कि ज्वार, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कंगनी या इटालियन मिलेट भी बोलते हैं, लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी, कोडो कोदो कोदो बोलते हैं इसको, तो हिंदी में भी कोदो बोलते हैं, फिंगर मिलेट यानी कि रागी मांडुआ, प्रोसो मिलेट यानी कि चीना कॉमन मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट यानी कि सावा सानवा झनगोरा एंड ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि कोरले। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया जो है बहुत सारे मिलेट्स यूज़ करता है और अभी रिसेंटली तो मिलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है पानी कम लेते हैं और मतलब ड्रॉट टाइप की कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस बहुत होते हैं, श्री अन्न इसलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स या श्री अन्न कहा गया है रिसेंटली, है ना। तो मीरा एक इनिशिएटिव कैसा नाम रहेगा, क्या होगा ये, इट विल बी मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। इसका नाम क्या रहेगा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस एंड इट विल बी एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग मिलेट रिसर्च प्रोग्राम एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इसका मेन एम क्या रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग द मिलेट रिसर्च प्रोग्राम एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट रिसर्च प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना इसका मेन एम रहेगा। और फॉर मीरा टू टेक ऑफ इंडिया विल कंट्रीब्यूट द सीड मनी, मतलब जो स्टार्टिंग मनी है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा, वाइल ईच G20 मेंबर विल लेटर हैव टू कंट्रीब्यूट टू इट्स बजट इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी। तो बाद की जो कंट्रीज हैं वो मेंबरशिप फी के रूप में कंट्रीब्यूट करेंगी। सेक्रेटेरिएट इसका दिल्ली में रहेगा, है ना, मीरा का सेक्रेटेरिएट दिल्ली में रहेगा एंड इट इज इन द लाइन विद द UN डिक्लेयरिंग 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स एंड सेंटर्स प्लान इज टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट। इंडिया को प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं मिलेट्स के उसमें, एंड इट इज लॉन्च्ड कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट नेचर ऑफ द मिलेट्स। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट नेचर भी होता है मिलेट्स का। अच्छा, अब गवर्नमेंट के भी अभी के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि मिलेट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि पहला है फिनेंस मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स एज श्री अन्न, है ना, तो श्री अन्न के रूप में डिक्लेयर किया गया है। सेकंड, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है श्री अन्न का। इसके लिए भी आप इन्होंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में इसको सपोर्ट किया जा रहा है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। 2018 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड सम मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स फॉर देयर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकम टैक्स की टीम जो है, न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, BBC के ऑफिसर्स में गए हैं फॉर वायलेशन ऑफ लॉज, और अब BBC को समझ में आएगा कि मूवी बनाना इतना आसान भी नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हम लोगों को कोई और कंट्री बोले तो चल भी जाएगा, ब्रिटेन जैसी कंट्री जो कि साला खुद जिसका भरोसा नहीं है, वो आप इतने कंट्रीज़ को उसने अपना गुलाम बना के रखा। ब्रिटेन आज दूसरी कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी और इसके सीख दे रही है, सबक दे रही है, मतलब ये बात बचती नहीं। वो अपना काम करें, है ना, इनको इसी तरीके से पीटना चाहिए। और ये फालतू की जो बातें ये लोग करते रहते हैं ना, पहले अपनी कंट्री देख लें, पहले अपने साथ इन्होंने जितने अत्याचार किए वो देख लें, उसके बाद हम लोग को बताएंगे। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए आप सबको पता है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है सेकंड बर्थ सेंटेनरी, जो 200 साल पूरे हुए वो इम्पॉर्टेंट है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आर्य समाज भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1875 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए बात की थी, विमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रमोशन किया था, है ना। एंड यहाँ तक ही नहीं, आर्य समाज का एक मैंने आपको बताया था कम्युनल रूप बाद में ले लिया था ज़रूर उसने, क्योंकि उसमें शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं शुद्धि मूवमेंट के रिगार्डिंग, कम्युनल स्टैंस के रिगार्डिंग, तो ये हो सकता है पूछा जाए। सत्यार्थ प्रकाश, बाकी मैंने आपको बताया था, है ना, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अच्छा, US के एयरफोर्स का B-1B लैंसर जो है, उसने एयरो इंडिया 2023 में धूम मचाई हुई रिसेंटली। तो बेंगलुरु में आपको पता है कि एयरो इंडिया 2023 हो रहा है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने ऐड किए 2 नए एयरक्राफ्ट, है ना, जिसमें मेन था B-1B लैंसर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि B-1B लैंसर इसको कहाँ कहा, तो ये अमेरिका का, इसको बोन कहा जाता है ना, याद रखिएगा इसको B1 यानी B1 यानी बोन,
ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोन और B1 and it carries the largest conventional payload of both guided and unguided weapons in the United States Air Force, ठीक है ना। तो यूनाइटेड एयर फोर्स के लार्जेस्ट कन्वेंशनल पेलोड जो है वो यही कैरी करते हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अमेरिकाज लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स। तो अमेरिका की लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स की ये मेन है B1B लैंसर, है ना। तो इसको बेसिकली बोन या B1 ये दोनों इसका नाम है एंड B1B आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है शेपिंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बात चल रही है रिसेंटली कि ऑथर का कहना है कि द सेंसस 2011 है उसमें 2.21% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड एंड इट इज़ अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। तो ऑथर का सबसे पहले कहना है कि जो सेंसस 2011 है उसमें जो डेटा है वो अंडर एस्टिमेशन है ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नियरली 16% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड है। तो ऑथर ने कहा कि देखो यही एक फिगर है जो हम मान सकते हैं, अदरवाइज 2% तो अंडर एस्टिमेशन है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिल करके कई ऐप्स हैं जिनका एनालिसिस किया है, जो टॉप 10 यूज्ड ऐप्स हैं उनका एनालिसिस किया और ये देखा कि वो कितने डिसेबल्ड फ्रेंडली थे, ठीक है ना। अब क्यों ये देखा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कोविड के बाद जो डिजिटल स्पेस है उसने बहुत ज़्यादा जगह घेरी है। डिजिटल स्पेस का यूज़ बढ़ता जा रहा है, आप सबको पता है डिजिटल स्पेस में। और आज अगर आपको ग्रॉसरी भी ऑर्डर करनी है, फूड ऑर्डर करना है, मेडिसिन ऑर्डर करनी है, आपको इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज़ अगर चाहिए, इनफैक्ट अगर आपको सोशलाइज करना है, एंटरटेनमेंट देखना है, एजुकेशन लेना है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप इंटरनेट के माध्यम से ही कर सकते हैं। आप ये सब सारी चीज़ें आप डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं और यही चीज़ रीज़न है कि क्यों इसको हर तरीके के एज ग्रुप, हर तरीके के मतलब कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। और ऐसे में अगर ऐप्स डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है तो एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा रह जाएगा पॉपुलेशन का जिसके साथ कहना चाहिए कि एक तरीके से आप उसके साथ ज्यादती करेंगे एंड दैट सेक्शन विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी टू द फुलेस्ट। इस कारण से बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऐप्स हैं, ये जो डिजिटल ऐप्स हैं, ये डिसेबल्ड फ्रेंडली बने, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट लॉन्च करने का उनका यही एम था कि जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो एंड यूज़र हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो रिमोट लोकेशन पे हो, उन सबको सबके पास तक ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं कि किस तरीके से जो ऐप्स हैं, है ना, उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है ना। जो लोग डिसेबल्ड हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। और एक और सजेशन दिया है ऑथर ने ऐप्स के लिए कि इनको ये डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए जो चैरिटी बेस्ड अप्रोच है वहाँ से मूव करना पड़ेगा, राइट बेस्ड इन आउटलुक ले आना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी क्या है, इनका चैरिटी बेस्ड अप्रोच है कि ठीक है यार कोई आदमी डिसेबल्ड है तो हम उसके लिए बहुत उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसका अधिकार है कि वो भी टेक्नोलॉजी को उसी तरीके से चला सके जैसे कि आप एक स्वस्थ आदमी चला पाता है, एंड दैट इज हाउ यू शुड मेक इट एज वेल। और यही कारण है कि इन्होंने कहा कि आपको चैरिटी बेस्ड अप्रोच से आगे नहीं बढ़ना है, आपको राइट बेस्ड अप्रोच से आगे बढ़ना है। ऑथर ने सजेशन दिया कि देखो एआई एल्गोरिदम्स इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं कि वो किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हैं, तो आपको एआई एल्गोरिदम्स का यूज़ करना चाहिए। ऐप्स के पास ऑलरेडी आपको पता है कि काफ़ी इनोवेशन का, इन्वेस्टमेंट का और मतलब R&D का काफ़ी स्कोप रहता है। तो ऐसे में अगर आप एआई की मदद लें तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर सकते हैं डिसेबल्ड फ्रेंडली के लिए, इनफैक्ट कोई और नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। एंड ऑथर ने कहा कि देयर हैव बीन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट्स ऑल्सो। रिसेंटली कोर्ट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पे फोकस किया है कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़े, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज देयर। एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। उनका ये कहना है एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है जो कि यहाँ पे ऑथर ने कही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा।
सेकेंड जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, बिल के प्रोविजंस और बता देता हूं की फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर है डिक्लेरेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स। बहुत अच्छे से एनालिसिस बता रहा हूं मैं आप लोग को, ये पॉइंट बाय पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला की फीचर है डिक्लेरेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर अ साइट एज अ जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जियो हेरिटेज साइट्स मस्ट कंटेन फीचर्स ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जैसे कि जियो रेलिक्स और नेचुरल रॉक स्कल्पचर्स। जियो रेलिक्स क्या होते हैं? दे आर मूवेबल रेलिक्स सच एज फॉसिल्स और मीटियोराइट्स, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे किया जा सकता है उनको जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ द जियो हेरिटेज साइट्स। तो ड्राफ्ट बिल जो है इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अक्वायर, प्रिजर्व एंड मेंटेन द जियो हेरिटेज साइट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में कौन आएगा? द डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल बी गिवन पावर्स फॉर दिस पर्पस। ओवरऑल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर रही है पावर टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वो पावर फॉर एक्सकवेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइट्स, ये सारी चीजें देखने के लिए। हाउएवर इट मे बी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल टू प्रिजर्व द साइट और टू रिपेयर अ स्ट्रक्चर दैट प्रेडेट्स द डिक्लेरेशन ऑफ द साइट। तो है ना, तो डायरेक्टर जनरल के पास पावर है कि वो प्रिजर्व कर सकता है साइट को या फिर उसको रिपेयर के लिए भी डाल सकता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ जियो रेलिक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट अ जियो रेलिक कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम इट्स साइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि कोई जियो रेलिक साइट से मूव होगा कि नहीं होगा बाय नोटिफिकेशन अनलेस परमिटेड बाय द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल परमिशन दे सकता है। द डायरेक्टर जनरल में डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ अ जियो रेलिक टू प्रोटेक्ट इट। डायरेक्टर जनरल अगर चाहे तो किसी जियो रेलिक को एक्वायर कर सकता है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो ऑफेंसेज अंडर द बिल इंक्लूड डिस्ट्रक्शन और मिसयूज ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन, डैमेजिंग और इलीगली मूविंग अ जियो रेलिक। ये सारे ऑफेंसेज हैं, पनिशेबल अप टू 5 लाख रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट और अप टू 6 मंथ और बोथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब इस बिल के साथ इश्यूज़ क्या क्या है? सबसे पहला, नैरो डेफिनेशन ऑफ जियो रेलिक्स। अब जियो रेलिक्स की तरह को क्या डिफाइन करता है बिल डिफाइन करता है मूवेबल जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है ना, मूवेबल जियोलॉजिकल स्पेसिमेन, बट इट डज नॉट इंक्लूड अदर इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फीचर्स, फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और लैंडस्केप्स। लेकिन लैंडस्केप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इंक्लूड नहीं किए गए हैं इसके अंदर। तो ये पहला तो नैरो डेफिनेशन है। एकेडमिक पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। द बिल गिव्स एक्सक्लूसिव पावर्स टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर आइडेंटिफाइंग, डिक्लेयरिंग, एक्वायरिंग, प्रिजर्विंग, मेंटेनिंग जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो relics without any role of the state geological department और universities। किसी भी प्रकार का रोल स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज को नहीं दिया गया है। एक्सेसिव पावर वेस्टेड टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो डायरेक्टर जनरल है जीएसआई के, पूरा पावर उसी को दे दिया गया है। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। The bill has been criticized for lacking any legal framework for involvement of local communities और civil society organization। ना तो local community included है, ना civil society organization included है। Lack of transparency as well। तो यहाँ पे public consultation लाया नहीं गया, lack of मतलब transparency है। तो all these things are there और लोग कह रहे हैं कि भैया बिल को रीड्राफ्ट करो और उसके बाद आप प्रस्तुत करो। तो ये सारी चीज़ें जो क्या उतारने यहाँ पे कही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, लेवरेजिंग जम्मू कश्मीर लिथियम रिजर्व्स। अब आप सबको पता है रिसेंटली क्या हुआ था, न्यूज़ में आई थी, जिसमें 5.9 मिलियन टन्स जो हैं वो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं सलल हैमाना एरिया, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, सलल हैमाना एरिया। तो ये आप जरूर याद रखेगा। अब यहाँ पे इन्फर्ड ये कहा इन रिजर्व्स को अभी तक इन्फर्ड लिथियम रिजर्व्स कहा जा रहा है। तो ये जो इन्फर्ड टर्म है क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज दे आर प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज। तो ये अभी तक प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज में है, इसलिए इनको इन्फर्ड रिजर्व्स कहा जा रहा है ना। एंड बहुत लंबी प्रोसेस है, वैसे 4 स्टेप की प्रोसेस है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1957 में, है ना, जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे कितना रिजर्व है कितना नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो आप सबको पता है कि विंड टर्बाइंस में यूज़ होती हैं, सोलार पैनल्स में यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी क्रूशियल इन अ ग्रीन इकॉनमी। अभी जो ग्रीन इकॉनमी को पुश आ रहा है उसके लिए ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड बैंक की स्टडी सजेस्ट
करती है रिसेंटली दैट क्रिटिकल मेटल्स सच एज लिथियम एंड कोबाल्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय नियरली 500% बाय 2050, है ना। अब ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो भी बढ़ रहा है, सोलार मार्केट भी बढ़ रहा है, आप सबको पता है। और ऐसे में अगर हम सिर्फ दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है लिथियम आयन बैटरीज के लिए, जैसे लिथियम आयन सेल्स के लिए हम पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना बहुत बड़ा मार्केट कंट्रोल करता है, 70% से ज़्यादा मार्केट कंट्रोल करता है चाइना। इंडिया हालांकि करेंटली इंपोर्ट करता है ऑल ऑफ इट्स लिथियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। लिथियम अभी इंडिया अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से ले रहा है। लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट जो है वो चाइना से पूरा हो रहा है, हांगकांग से पूरा हो रहा है। एंड ये जो लिथियम आयन रिजर्व्स मिले हैं जम्मू कश्मीर में, ये बूस्ट करेंगे हमारी डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। हमारी जो डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा पुश मिलने वाला है। और हम सबको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन है वो भी हमको बढ़ाना है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने हैं, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में भी, है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरा का पूरा जो है वो इस पे बेस्ड रहेगा, और इसके आने से बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। हाई लेवल डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर लिथियम एंड अदर क्रूशियल मेटल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर आल्सो परसीव्ड टू बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क। अब अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट थे तो उसको एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क माना जाता है, क्योंकि चाइना का क्या भरोसा, कल से देना बंद कर दे, वो आपको मना कर दे और कहे कि हम नहीं देंगे, तो ये इस तरीके से चीज़ें रुक सकती थी। इसलिए ये रिजर्व्स का मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एंड दीज आर वन ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स एज वेल, है ना। लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत क्रिटिकल मिनरल में माना जाता है इसको, क्रिटिकल मिनरल में। लेकिन ऑथर ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसके फ़ायदे नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी। ऑब्वियस सी बात है, आप ओपन पिट माइनिंग करेंगे, रिफाइन करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल होगा, तो इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आपको वही चीज़ें कि दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप एक्सीडेंट्स को रोक सकें, ताकि आप इस तरीके से जो माइनिंग है उससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचने से रोक सकें। सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने कही है, ठीक है ना। अब सेफगार्ड्स इंडिया में क्या है माइनिंग सेक्टर को लेकर के, एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल की बात की गई है। तो लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, याद रखिएगा, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है ना। दे कंटेन रफली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स नोन लिथियम, वर्ल्ड का हाफ नोन लिथियम जो है वो बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना के पास है। इसको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, ये आप लिख लीजिएगा, है ना, लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। सेफगार्ड्स क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंडिया में ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया था 2015 में। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को मतलब अमेंड करके इस्टेब्लिश किया गया था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को। डीएमएफ एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है जो कि बनाया गया है फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड वर्क्स, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो कलेक्टर्स हैं वो ऐसा ही इस पे बिना किसी सोचे समझे पैसा एलोकेट कर देते हैं, तो जो फेलियर है डीएमएफ का वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। कैन माइक्रोसॉफ्ट सक्सीड इन क्लॉइंग बैक द सर्च लीडरशिप फ्रॉम गूगल। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बेसिकली एक बात कही है जिसमें कि वो क्या करेंगे, बेसिकली दे विल इंटीग्रेट देयर सर्च ऑप्शन बिंग, जो उनका सर्च प्लेटफॉर्म है बिंग का, उसको जोड़ देंगे, किसके साथ जोड़ देंगे, चैट जीपीटी के साथ जोड़ देंगे। अब आप सबको पता है कि चैट जीपीटी जो है वो एक तरीके से कम्पीट कर रहा है गूगल के साथ ना। कुछ भी आपको सर्च करना है, कुछ भी बनवाना है तो गूगल से ज़्यादा बेटर चैट जीपीटी है। लेकिन वहीं पे गूगल भी क्या कर रहा है, गूगल ने अपना बार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, गूगल बार्ड, है ना। तो गूगल बार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय नाउ गूगल, और अभी रिसेंटली इसको मतलब शोकेस भी किया गया था। हालांकि वहाँ पे गूगल बार्ड ने गलत आंसर दे दिया। गूगल बार्ड इज़ बेसिकली पावर्ड बाय लैंग्वेज मॉडल, लैम्डा जो उन्होंने बनाया था ना, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, है ना। तो दैट इज़ बीन बिल्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में बना है वो। एंड न्यूरल नेटवर्क बेसिकली उसको का एग्जाम्पल है ये, एंड एआई की पावर को किया जा रहा है। तो गूगल बार्ड इज़ गूगल्स, एंड माइक्रोसॉफ्ट वहीं पे अपने जो सर्च इंजन है उसको चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लार्जर बेंच मस्ट एग्जामाइन द सब वर्जन ऑफ 10th शेड्यूल। तो यहाँ पे 10th शेड्यूल आप सबको पता है कि 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था 10th शेड्यूल, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। डिफेक्शन के अंतर्गत 1985 में जो एक चीज़ थी, पहले तो मैं बहुत क्लियर कर दूँ, 1/3
1/3 मेंबर अगर इलेक्टेड मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट होते थे तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाता था। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो लाया गया, चेंज लाया गया, उसमें 1/3 को बढ़ा करके 2/3 मेंबर्स कर दिया गया ऑफ अ पार्टी मस्ट बी इन फेवर ऑफ अ मर्जर फॉर टू हैव अ वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ। तो 2/3 मेंबर कर दिया गया। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू हुआ है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा ये जो डिफेक्शन है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू है। द जुडिशियल रिव्यू पावर इज देयर। हालांकि ये पावर स्पीकर ऑफ द हाउस या चेयरमैन ऑफ द हाउस के पास है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर किया जा सकता है। ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं? सपोज करो एक इलेक्टेड मेंबर है, वॉलंटरली उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसके ऊपर डिफेक्शन लगेगा। इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच अ हाउस कॉन्ट्रैरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, इसके अलावा इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर है और अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिफेक्शन का शिकार होगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और सच बताऊँ तो आज इतनी ही न्यूज़ है, आगे की न्यूज़ है मत पढ़ना। मैं आपको बोल रहा हूँ मत पढ़ना, मतलब मत पढ़ना, मेरा गारंटी रखना है ना। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।